फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इसमें आप लिखेंगे द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर the electrical resistance of a conductor, the electrical resistance of a conductor depends on the following factors. Depends on the following factors. First लिखेंगे length of the conductor. Length of the conductor. Length of the conductor. Second लिखिएगा area of cross section of the conductor. Area of cross section of the conductor. Third लिखिएगा nature of material. Nature of material of the conductor. और फोर्थ लिखेंगे temperature of the conductor. Temperature of the conductor. Temperature of the conductor. ये चार पॉइंट्स हो गए. ये चार फैक्टर्स हैं जिन पर ये चार पॉइंट्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर का. तो फर्स्ट लिखेंगे लेंथ ऑफ कंडक्टर. Length of conductor. इसमें लिखिएगा resistance of a conductor is directly proportional to its length. मतलब R is directly proportional to L. L हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर जनरली हम क्या लेते हैं, एक वायर लेते हैं. जिस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस जो है उस वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि कंडक्टर की मैं लेंथ जितनी इंक्रीज करूंगा रेजिस्टेंस की वैल्यू भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी. ठीक है. सेकंड पॉइंट लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. नमस्ते सर. नमस्ते. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. यहां लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर resistance of a conductor is inversely proportional to its area of cross section. लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मतलब R is proportional to 1 upon A. R is proportional to 1 upon A. अगला लिखेंगे थर्ड पॉइंट नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. नेचर
of material, nature of material of the conductor. Nature of material of the conductor. इसमें लिखेंगे resistance of a conductor depends upon the material of the conductor. For example, resistance. For example, resistance of nichrome wire, NiCH RYE, resistance of nichrome wire is about 60 times as compared to 60 times as compared to copper wire. Resistance of a conductor depends upon the material of the conductor. ये material of the conductor पर भी depend करता है. For example, जो निक्रोम वायर है, निक्रोम वायर अगर मैंने ले लिया और कॉपर वायर मैंने ले लिया, तो निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है कॉपर वायर के कंपैरिजन में. लगभग इतना कि 60 टाइम्स. इसका मतलब क्या है कि जिस वायर का रेजिस्टेंस कम होगा मैं वो वायर लूंगा. रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है कि मैंने अगर वायर के एक एंड पर कुछ वोल्टेज अप्लाई करी तो उतनी ही वोल्टेज उसके दूसरे एंड पर पहुंच जाएगी. और अगर हमने कहा कि निक्रोम वायर ले लिया तो निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस ही उतना ज्यादा है कि वो वायर ही अपने आप में काफी वोल्टेज कंज्यूम कर जाएगा, तो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तक प्रॉपर वोल्टेज नहीं पहुंचेगी. इसलिए जनरली हम क्या करते हैं, कॉपर की ही वायर लेते हैं क्योंकि उसका रेजिस्टेंस काफी कम होता है. तो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है. ये अगर मैं अलग अलग मटेरियल लूंगा तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा. इसका पर्टिकुलर कोई रिलेशन नहीं होता कि मैं ये मटेरियल लूंगा तो इसका इतना, ये मटेरियल लूंगा तो इसका. जैसे यहाँ पर हमने कहा कि लेंथ मैं वायर की या कंडक्टर की जितनी लेंथ बढ़ाता चला जाऊंगा रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ जाएगा, जितनी लेंथ डिक्रीज करता जाऊंगा रेजिस्टेंस उतना डिक्रीज हो जाएगा. ये तो लेंथ का हो गया. फिर अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया में जितना बढ़ाता जाऊंगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होता जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. और एरिया में जितना कम करता जाऊंगा रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ता जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. और जो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर है इसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं. उसके बाद अगला लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. इसमें लिखिएगा टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. जब टेम्परेचर की बात करेंगे तो हम कहेंगे इट हैज बीन फाउंड दैट it has been found that all pure metals, resistance of all pure metals resistance of all pure metals increases on raising the temperature. Increases on raising the temperature and decreases
on lowering the temperature and decreases on lowering the temperature. ठीक है, तो ये लगभग ऑब्जर्व करा गया है। हालांकि रेसिस्टेंस और जो टेम्परेचर होता है इसका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं होता, लेकिन ऑब्जर्व करा गया कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ जो रेसिस्टेंस है प्योर मेटल्स का रेसिस्टेंस भी वो लगातार बढ़ता चला जाता है, और अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता हूँ तो रेसिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है। तो हम लगभग लगभग ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर और रेसिस्टेंस, ये दोनों भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन रेसिस्टेंस का और टेम्परेचर का रिलेशन मैथमेटिकल कोई होता नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर बताया नहीं, स्टेटमेंट के तौर पर मैंने लिखकर बता दिया। अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा जाए, जो डायरेक्ट मैथमेटिकल रिलेशन होता है वो रेसिस्टेंस में और लेंथ ऑफ कंडक्टर में होता है, रेसिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर में होता है। अब अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूं, मैं ये वाला पोर्शन मिटा दूं, अगर आप लोग नोट कर चुके हो तो, अगर आप लोग नोट कर चुके हो तो मैं ये वाला पोर्शन मिटा दूं। सर नहीं सर, नेचर ऑफ मटेरियल में कर रहा हूँ। ठीक है सर लास्ट वाला, हाँ ऊपर की तरफ मिटा दो। ठीक है ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे, नेक्स्ट लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा रेसिस्टिविटी। As we have seen that resistivity को देखिएगा, as we have seen that R is directly proportional to L, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, and R is inversely proportional to 1 upon A, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, combining first and second, we see that R is directly proportional to L into 1 upon A। मतलब अगर इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मैं ये कहूंगा R L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो L into 1 upon A, जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि R is directly proportional to L upon A। R is equal to rho L upon A। ये बता दूं, अनुभव नोट कर लिया नीचे वाला? सर 2 मिनट रुको सर, यस मेरा सर, हाँ लास्ट वाले सर लाइन कर लिया। यहाँ पर आप लिखेंगे ये जो मैंने सिंबल बनाया है ना, ये ऐसे है, ऐसे, इसको बोलते हैं बेटा RHO। RHO मतलब रो, रो बोलते हैं इसको, RHO। is called resistivity of the conductor, resistivity of the conductor। नोट करिए सभी बच्चे। नोट कर लिया ये वाला नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर सभी ने? यस सर, यस सर। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब आप लोग 10th क्लास में हैं, आप लोगों ने जैसे 9th क्लास में एक रिलेशन देखा होगा कि वहां पर आपने पढ़ा होगा कि फोर्स जो होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ, आपने ये पढ़ा होगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन।
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अब अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हमें हटाना होता है तो हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा देते हैं, इक्वालिटी साइन लगा देते हैं और उसके बदले में यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है which is known as constant of proportionality, इसको बोलते थे हम m। इसी तरीके से जब मैंने देखा r is directly proportional to l upon a ये है, तो अब हमने क्या कहा कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए इक्वालिटी साइन लगाया और साथ में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसको हम क्या बोलेंगे, रो। रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ये समझ में आ गया, रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो ये जो नया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। अच्छा, अब जब मैंने ये निकाल लिया R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, तो अब अगर इसी को अरेंज करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा रो L इज इक्वल टू R A और रो हो जाएगा R A अपॉन L, रो हो जाएगा R A अपॉन L, रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। अब हम ये कहेंगे सिंस, सर एक बार सर फिर से बताना। आप देखिए R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो रो L इज इक्वल टू R A हो जाएगा, रो L इज इक्वल टू R A, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी R A अपॉन L, L को नीचे ले जाओ आप, हाँ ठीक रो की वैल्यू R A अपॉन L। अब हम कहेंगे कि यहाँ पर जो R है बेटा, R की यूनिट क्या होती है, R की यूनिट होती है ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। फिर बात करते हैं एरिया की, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी ओम मीटर। ऐसा ही यूनिट समझ नहीं आ रहा। अभी समझा रहा हूँ, नोट कर लीजिए बस। सर ऐसा ही यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी is ओम मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। कुछ मत करो आप, बस ये फॉर्मूला लिखो, ये फॉर्मूला लिखिए कि यहां से हमारे पास रो की वैल्यू आ गई आर ए अपॉन एल, ठीक है, रो की वैल्यू आर ए अपॉन एल, और इसके बाद नोट करिए कि ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। ठीक, ये बताइए इधर वाला नोट कर लिया, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर सबने नोट कर लिया था? यस सर। ठीक है, लक्ष्य नोट कर लिया था? यस सर कर, ठीक, यस सर। ठीक है बेटा, आगे चलता हूँ मैं। अब मैंने जो यहाँ पर बताना चाहा कि रो जो है रेसिस्टिविटी, इसकी यूनिट ओम मीटर कैसे है, आप ध्यान दीजिएगा। हमने कहा ये है रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब बताइए रेसिस्टेंस जो आर होता है, आर की यूनिट क्या होती है ओम। ये एरिया, एरिया मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसमें, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, और अपॉन में क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर, अपॉन में है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ की यूनिट क्या होगी मीटर। तो ये m की पावर 2 है, ये m है, तो एक m से एक m कट जाएगा, तो ऊपर बचा क्या, ये बताइए क्या बचा, सिर्फ ओम मीटर, ओम मीटर। तो इसी को देखते हुए मैं ये कह रहा हूं कि रो की यूनिट हो जाएगी बेटा ओम मीटर। समझ में आ गया सभी को? यस सर। बताइए क्लियर है? यस सर। यस सर। और इसी तरीके से हम किसी भी चीज की यूनिट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता है और हमें डेंसिटी की यूनिट हमें ध्यान नहीं है, हम निकाल सकते हैं। कैसे? डेंसिटी होता है, डेंसिटी होता सर है स्टिल थोड़ा बहुत समझ नहीं आया। इसमें बेटा, इसमें यस सर। हाँ मैं बता रहा हूँ, आप ये देखिएगा कि जैसे रो है तो रो का फॉर्मूला हो गया आर ए अपॉन एल।
R क्या है यहाँ पर? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस की यूनिट कितनी है? ओम। ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी यूनिट, एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। Yes, sir. एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और अपॉन में है लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। Yes, sir. तो अब आप खुद देखिए कि नीचे m है और ऊपर m स्क्वायर है, तो m से एक m कट जाएगा। m स्क्वायर का मतलब क्या है? m इंटू m। तो एक m से एक m कट गया, तो Yes, sir. हमारे पास केवल एक m बचा, मतलब मीटर। और ओम यहाँ पर था, तो ओम मीटर। तो ओम मीटर बचा, तो ये हमने बोल दिया कि इस वजह से रो की यूनिट होती है ओम मीटर। समझ गए? Okay. Yes, sir. हाँ जी। और इसी चीज को मैं एक चीज और एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमने अगर डेंसिटी का हमें फॉर्मूला याद है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है? और मास का यूनिट कितनी होती है? किलोग्राम। और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। इसी वजह से डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाती है फिर? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बस। तो किसी भी चीज की यूनिट निकालना वो कोई मुश्किल चीज नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। ठीक, आगे चले बेटा। चलिए जी। सर हाँ जी, सर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है? बस अभी बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। ओके सर। चलो जी, इसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी हो गई ओम मीटर। देखिए, इसमें ये होता है, हमने ये कहा कि रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ कंडक्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टर जो किसी करंट के फ्लो को अपोज करता है ना, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेसिस्टेंस। और अपोज करने की जो उसकी एबिलिटी होती है, उस एबिलिटी को बोल देते हैं रेसिस्टिविटी। कंडक्टर जो किसी भी करंट को अपोज करता है या करंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। और कितना वो उसको रेसिस्ट कर सकता है, कितनी रेसिस्ट करने की कैपेसिटी है या रेसिस्ट करने की एबिलिटी है, तो वो जो कैपेसिटी ऑफ रेसिस्टेंस है, दैट इज नोन एज रेसिस्टिविटी। समझ गए? समझ गए? Yes, क्लियर sir. है? यश। यस सर। हाँ, मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो करंट को एब्जॉर्ब करता है या करंट के पाथ को अपोज करता है, तो उस प्रोसेस को तो बोलते हैं, मतलब उस थिंग को, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। और किसी भी पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करने की उसकी कैपेसिटी कितनी है, कि कितना रोक सकता है, कितनी कैपेसिटी है उसकी रोकने की, दैट इज नोन एज रेसिस्टिविटी। समझ गए? Yes, sir. और ये यूनिट से भी हमको समझ में आ रहा है कि रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। तो ओम तो हो गया कि 1 मीटर लेंथ में कितना, और अगर मान लीजिए m मीटर लेंथ है, तो ओम मीटर, मतलब अगर मैं रेसिस्टेंस में लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो रेसिस्टिविटी आ जाती है कि कितनी लेंथ में कितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो रेसिस्टेंस इनटू लेंथ, तो ये हो जाती है रेसिस्टिविटी। क्लियर है बेटा? यश, क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अगला नोट करते हैं, ये क्वेश्चन लिखिएगा। व्हाई वी यूज copper and aluminium wires और इलेक्ट्रिकल वायरिंग क्वेश्चन मार्क।
Why not silver? तो सर बहुत महंगा होगा अगर वायर में लगाना जाए तो। Why not silver? बेटा 1 मिनट के लिए सिल्वर पिघल जाता है और सिल्वर तो पिघल जाता है इतनी जल्दी। देखिए ये पूछ रहे हैं कि why we use copper and aluminum wires for electrical wiring, why not silver? हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए एल्यूमिनियम की वायर और कॉपर की वायर क्यों यूज करते हैं, सिल्वर क्यों नहीं यूज करते? ठीक है, तो इसमें आप लिखिएगा कि सिल्वर जो है ना, सिल्वर नहीं दिवस बेटा ये नहीं है, इसका करेक्ट रीजन ये नहीं है। सर सिल्वर बहुत कॉस्टली होता है। बस यही इसका प्रॉपर रीजन यही है कि सिल्वर को बोला जाता है सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन होता क्या है कि सिल्वर की कॉस्ट इतनी ज्यादा है कॉपर और एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में कि हम इस वजह से एल्यूमिनियम और कॉपर को यूज करते हैं कि कॉस्टिंग ही इतनी ज्यादा हो जाएगी कि पूरा जो बजट है, जो मतलब वायरिंग का बजट है, वो वायरिंग का बजट ही घरों में भी और इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो है वो उसमें इतना बढ़ जाएगा कि वो पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे घर में चांदी की वायर लगवा दें। ठीक, तो आप इसमें लिखिएगा although silver is the best conductor of electricity, although silver is the best conductor of electricity, although silver is the best conductor of electricity, but silver is a very costly metal. But silver is a very costly metal. And since copper and aluminium also offers good resistivities, so we use them for electrical wiring. सर यहाँ पर गुड रेजिस्टिविटी का मतलब है कि वो कम रेजिस्टिविटी ऑफर करते हैं। मैंने गलत लिख दिया, ऑफर्स लो रेसिस्टिविटीज। गुड नहीं है, लो है, लो लिखेंगे। ठीक है, गुड रेसिस्टिविटी का मतलब तो ये हो जाएगा कि वो सारा का सारा करंट अपने अंदर ही कंज्यूम कर लेंगे। वो गलत लिख दिया था, ठीक कर लीजिए, लो रेसिस्टिविटीज। ठीक है,
ऑल्दो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें मालूम है सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बट सिल्वर इज अ वेरी कॉस्टली मेटल, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। तो सिल्वर को अगर हम यूज करेंगे तो हमारी कॉस्ट ही वायरिंग की इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जो कि किसी यूज की नहीं है। तो इस वजह से हमने कहा कि सिल्वर से थोड़ा सा कम अच्छा, मतलब सिल्वर तो बेस्ट कंडक्टर होता है लेकिन सिल्वर से थोड़ा सा कम अच्छा कंडक्टर होते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम। तो हमने कहा कि कॉपर और एल्यूमिनियम की कॉस्ट भी कम होती है, तो चलिए कॉपर और एल्यूमिनियम को ही यूज करके हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग कर लेते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग कॉपर और एल्यूमिनियम से करी जाती है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद एक और क्वेश्चन लिखेंगे, मैं इधर मिटाऊंगी ये वाला। अगला क्वेश्चन है व्हाई हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस why heating elements of heating elements of electrical heating appliances of electrical heating appliances such as electric iron, toaster, etc. such as electric iron, comma, toaster, etc. are made of an alloy. Are made of an alloy. इन्होंने ये पूछा है कि why heating elements of electrical heating appliances, जो electrical heating appliances होती हैं, कि हमने उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करा और कनेक्ट करने के बाद जो मुझे आउटपुट मिला वो मिला हीट एनर्जी की फॉर्म में। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन होती है जिससे कपड़ों को हम आयरन करते हैं, और जो है टोस्टर हो गया, टोस्टर जिसमें हम ब्रेड वगैरह जो है उनके सैंडविच बनाते हैं। तो why they are made up of an alloy, उनका जो हीटिंग एलिमेंट होता है जिसको हीट करा जाता है अंदर मशीनरी के अंदर, जो एलिमेंट हीट होता है वो अलॉय का क्यों बना होता है, किसी मेटल का या किसी और चीज का क्यों नहीं बना होता? तो आंसर लिखिएगा इसका, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट लिखिए, the resistivity of an alloy is much higher than that of pure metal. The resistivity of an alloy is much higher than that of pure metal. The resistivity of an alloy is much higher than that of pure metal. अगर प्योर मेटल से हम कंपेयर करें तो प्योर मेटल के कंपैरिजन में अलॉय की रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। वो जो उसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो रेसिस्टिविटी का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को बहुत ज्यादा अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, और जिसका रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर भी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस और टेम्परेचर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा, या जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। रेसिस्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ तो रेसिस्टिविटी इज आल्सो द कैपेसिटी ऑफ ऑफरिंग रेसिस्टेंस, उसी को रेसिस्टिविटी बोलते हैं। तो जिसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा उसका टेम्परेचर भी उतना ही ज्यादा, वो करंट उतना ही ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर उसका उतना बढ़ जाता है। इस वजह से हम अलॉय यूज करते हैं यहाँ पर। सेकंड है an alloy
an alloy does not undergo oxidation an alloy does not undergo oxidation ब्रैकेट में लिखिएगा और बर्न easily even at high temperature कि जनरली क्या होता है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई भी हो जाता है ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ भी जाता है, तो अलॉय आराम से ऑक्सीडाइज नहीं होता, मतलब आराम से जलता नहीं है। जबकि मेटल्स, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि मेटल्स जो है वो जल भी जाते हैं या फिर काले पड़ने लगते हैं, उनके ऊपर रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली चीज क्या है कि वो रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से वो ज्यादा टेम्परेचर ऑफर कर सकते हैं। ठीक, और दूसरा है कि टेम्परेचर कितना भी ज्यादा हो जाए, अलॉय जो है वो आराम से ऑक्सीडाइज यानी कि आराम से बर्न नहीं होते, जलते नहीं। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। मैं ये वाला मिटा दूंगा अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो, इधर वाला, ये वाला, ये वाला नोट कर लिया सभी बच्चों ने, बताइए ये वाला तो क्या हो गया, चुप क्या हो गया? Yes, sir. ठीक है, मैं इसी के नीचे लिख रहा हूँ क्वेश्चन अगला। कॉपर वायर of length 2 meter and area of cross section. A copper wire of length 2 meter and area of cross section 1.7 into 10 की power minus 6. 1.7 into 10 की power minus 6 meter square has a resistance of of 2 into 10 की power minus 2 ohms. 2 into 10 की power minus 2 ohms. Full stop. Calculate the resistivity of copper. Calculate the resistivity of copper. Calculate the resistivity of copper. मुझे रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है और रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला मेरे पास है। देखिएगा, रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है आर इंटू ए अपॉन एल। तो मेरे से रेसिस्टिविटी इन्होंने पूछा है कि आप रेसिस्टिविटी निकालिए, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या है, जरा क्वेश्चन देखिएगा। A copper wire of length 2 meter and area of cross section 1.7 into 10 की power minus 6 meter square has a resistance of 2 into 10 की power minus 2 ohms. तो रेसिस्टेंस हो जाएगा 2 into 10 की power minus 2 multiply by area of cross section 1.7 into 10 की power minus 6. 1.7 into 10 की power minus 6 अपॉन लेंथ कितना है 2 मीटर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया,
ये हमारे पास बचा 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -2 और 10 की पावर -6 कितना हो जाएगा? 10 की पावर -8, बिल्कुल ठीक है। 10 की पावर 1.7 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। ये रेसिस्टिविटी होगी इस क्वेश्चन का, ये फाइनली आंसर है। ठीक है जी, क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. यस सर। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल परफेक्ट एकदम। सर फोन चेंज करा है, दूसरे फोन में आवाज ही नहीं आ रही थी आप। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए जी अगला देखते हैं। मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, ऊपर से रब कर रहा हूँ उसको। A copper wire has a diameter of 0.5 millimeter. A copper wire has a diameter of 0.5 millimeter, 0.5 millimeter, and has a diameter of 0.5 millimeter and resistivity of 1.6 into 10 to the power -8 ohm meter. 1.6 into 10 to the power -8 ohm meter. Full stop. इसी में क्वेश्चन लिखिएगा ए पार्ट करके, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर? What will be the length of this wire? What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? To make its resistance 10 ohm. B part. How much does the resistance change if the diameter is doubled? How much does the resistance change if the how much does the resistance change if the diameter is doubled? देखिए इसमें इन्होंने बोला है कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर। तो पहले आप कॉपर वायर बना लीजिए। ये जो पहले वाला क्वेश्चन था इसको मैं मिटा रहा हूँ। हमने क्या करा, मैग्नीफाई करके कॉपर वायर बनाया। मतलब थोड़ा सा बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ, आप कभी सोचेंगे इतना बड़ा इतना मोटा वायर होता है क्या? ठीक, तो हमने क्या कहा, तो कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर
मतलब जो इसका रेडियस होगा, रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2, मतलब 0.5 अपॉन 2 मिलीमीटर, 0.5 अपॉन 2 मिलीमीटर, ठीक है। एंड रेसिस्टिविटी ऑफ 1.6 into 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर। रेसिस्टिविटी दे रखी है 1.6 into 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर। और ये जो डायमीटर दे रखा है, इस डायमीटर की हेल्प से हम एक काम करते हैं, रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। R कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन 2, ये मिलीमीटर है, लेकिन मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ये सभी को पता है। मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड, और सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से और डिवाइड। यानी कि मिलीमीटर को डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए। ये क्लियर है? कन्वर्जन तो आता है बच्चों सभी को? यस सर। सर यस सर। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैं लिख दूंगा 0.5 अपॉन 2, बेटा ये हो जाएगा 0.25, और ये 1000 है, ये ऊपर आकर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3 मीटर। ये रेडियस हो गया, ये रेसिस्टिविटी हो गई। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया क्या है, ये सर्कल ही तो है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो आप क्या करिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट कर लीजिए सबसे पहले तो। देखिए ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया। अच्छा, अब इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ कि 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 का स्क्वायर और 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा 10 की पावर माइनस 6, और एरिया है तो रिजल्ट आएगा मीटर स्क्वायर। मैंने इसको इतना ही लिखा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसको पूरा। उसके बाद ए पार्ट में ये पूछ रहे हैं हमसे कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, तो एल इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर ए अपॉन रो, फॉर्मूले में डालिए। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है फर्स्ट पार्ट में, 10 ओम, तो रेजिस्टेंस हो गया 10। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन रो कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व आप लोग कर लेंगे। मैं फाइनली बता रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 122.7 मीटर, क्योंकि ये लेंथ है तो इसका आंसर 122.7 मीटर। करके देखिएगा कि आप लोग इसको। अच्छा, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को थोड़ा समझाना पड़ेगा, तो सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, कल कराऊंगा। आज के लिए इतना ही कर लीजिए बस। ओके सर। ठीक है जी। ओके सर। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी जो बताया है? नहीं सर। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना नोट कर लीजिए, ये कैलकुलेशन करके देख लेना, यही आना चाहिए आंसर सभी का। ठीक है, नमस्ते सर। जी, बाय बाय, गुड नाइट। बराबर सर, तो सुबह 7 बजे गुड मॉर्निंग कर देना। ओके जी, ओके। हाँ सर।
बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।